नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों मान लीजिए कि कल आपका एग्जाम होने वाला है और आज अभी तक आपने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया हुआ है और बैठ करके आप सोच रहे हैं कि कल के एग्जाम में मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, कौन सा तरीका अपनाऊंगा, कैसे पास होऊंगा। तो दोस्तों मैं आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कल के एग्जाम में आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, कौन सा तरीका अपनाना है, कैसे पास होना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों मान लीजिए कल सुबह 9 बजे आपका एग्जाम होने वाला है और अभी तक आपने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया हुआ है और बैठ करके आप सोच रहे हैं कि कल के एग्जाम में मैं क्या लिखूंगा। तो दोस्तों आपको बैठ करके सोचना नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आज आपके पास कितना समय है। मान लीजिए कि आज आपके पास 2 घंटे का समय है, 3 घंटे का समय है, 4 घंटे का समय है, 5 घंटे का समय है। आज आपके पास जितना भी समय है उतने समय में क्या करना है कि कल आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, मान लीजिए कल आपका हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, आपका जियोग्राफी का पेपर होने वाला है। कल आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है उस सब्जेक्ट का किताब लेना है या फिर सीरीज लेना है। आपके पास जो भी वो ले लीजिए, सीरीज ले लीजिए चाहे किताब ले लीजिए। सीरीज या किताब लेना है और उसके बाद क्या करना है कि आज आपके पास जितना भी समय है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उतने समय में क्या करना है कि उसके अंदर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके अंदर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेना है और उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में जो हेडिंग दिया हुआ है हेडिंग को याद करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और मैं जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सीरीज है, किताब है, जो भी है, उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपके जो भी लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उन लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेना है और उसके अंदर आपका जो हेडिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ग्रीन में दिया हुआ है तो ग्रीन वाला हेडिंग है और यहाँ पे जो ब्लैक में दिख रही है आपका उत्तर है। तो आपको उत्तर याद नहीं करना है, आपको ग्रीन वाला हेडिंग याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि आपका कल सुबह 9 बजे एग्जाम होने वाला है और आज आपके पास 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जितने भी समय है, आपके पास केवल 1 दिन का समय है। तो इतने में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ करके हेडिंग को याद करना है। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का विवेचन कीजिए अथवा इलाहाबाद स्तंभ लेख के आधार पर समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियान की विवेचना कीजिए अथवा प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख कीजिए अथवा समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये आपके जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन को याद कर लेना है और इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका उत्तर में हेडिंग दिया हुआ है आपको हेडिंग को याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपका पहला हेडिंग हो गया समुद्रगुप्त, तो आपको समुद्रगुप्त को याद कर लेना है। उसके बाद आगे आपको देखना है कि कौन कौन सा हेडिंग दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहला आपका हो गया समुद्रगुप्त। उसके बाद दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा दिया हुआ है आर्यावर्त उत्तर भारत की विजय। तो आर्यावर्त उत्तर भारत की विजय हेडिंग हो गया, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर आगे देखना है कि कौन कौन सा हेडिंग दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका पॉइंट दिया हुआ है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग दिया हुआ है आठवीं राज्य, तो आठवीं राज्य को याद कर लेना है। उसके बाद अगला हेडिंग देखते हैं कौन दिया हुआ है, तो अगला हेडिंग आपका दिया हुआ है दक्षिणापथ की विजय। तो दक्षिणापथ की विजय को याद कर लेना है। फिर आगे देखना है, तो आगे दोस्तों आपका दिया हुआ है सीमा पर स्थित राज्य प्रत्यंत राज्य, तो सीमा पर स्थित राज्य प्रत्यंत राज्य को याद कर लेना है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया हुआ है आपका गणराज्य, तो इसको याद कर लेना है गणराज्य को। उसके बाद आगे देखते हैं कौन कौन सा हेडिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला हेडिंग दिया हुआ है विदेशी राज्य। उसके बाद दोस्तों और कौन सा हेडिंग दिया हुआ है, तो दोस्तों अब आपका हेडिंग नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी आपका क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसके अंदर आपका जो भी हेडिंग दिया हुआ है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको देख लेना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख कीजिए अथवा एक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कीजिए अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को देख लेना है और क्वेश्चन के अंदर आपका जो हेडिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका हेडिंग दिया हुआ है पहला, यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे शक विजय दिया हुआ है, तो शक विजय को याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला दिया हुआ है वाहिक विजय, तो वाहिक विजय को याद कर लेना है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका दिया हुआ है बंग विजय, तो बंग विजय को याद करना है। फिर आगे दोस्तों आपका दिया हुआ है दक्षिण विजय, दक्षिण विजय को याद करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका दिया है साम्राज्य विस्तार। तो इस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर आपका जो भी हेडिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन और हेडिंग को याद करना है, बस 2 चीज़ को याद करना है। इसके अंदर जो भी आपका कंटेंट दिया हुआ है, यानी इसके अंदर आपका जो भी उत्तर दिया हुआ है उत्तर को याद नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को याद करना है और क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका हेडिंग दिया हुआ है हेडिंग को याद करना है। क्योंकि दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप उतने समय में उत्तर को याद करना चाहेंगे तो उत्तर आपसे याद हो नहीं पाएगा और आपका टाइम भी बेकार हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपके पास जितना भी समय है उतने समय में हेडिंग को देखना है और क्वेश्चन को देख लेना है। अब दोस्तों हेडिंग को क्वेश्चन को देखने के बाद क्या करना है कि रात में आपको 9 से 10 बजे 11 बजे करीब में जब भी आप खाना खा के सोते हैं, जब भी आपके सोने का टाइम हो उतने समय पे आप सो जाइए। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के टेंशन में क्या करते हैं कि रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक तैयारी करते हैं और दूसरे दिन पेपर में सोते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है।
आपको एग्जाम का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको जितना याद हो सके याद करिए और अपने सही टाइम पे, जितने टाइम पे आप सोते हैं, जैसे 10 बजे सोते हैं रोज तो आप 10 बजे सो जाइए, 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे सो जाइए। आप रोज जितने बजे सोते हैं उतने बजे सो जाइए, एग्जाम का टेंशन मत लीजिए। और सुबह एकदम टाइम से उठिए, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए तो अच्छी बात है। सुबह थोड़ा 5-10 मिनट पहले उठिए। उसके बाद फ्रेश होने के बाद क्या करिए कि रात में आपने जो भी क्वेश्चन देखा था, जैसे रात में आपने जो भी क्वेश्चन देखा था, जैसे आपने पहले मान लीजिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था आपका, जैसे मान लीजिए कि कल रात में आपने जो भी क्वेश्चन देखा था और सुबह में आज आपका 9 बजे एग्जाम है, कल रात में आपने ये क्वेश्चन देखा था, तो फिर से आपको क्या करना है कि सुबह में आपको एग्जाम से 2-3 घंटे पहले आपने रात में जो भी क्वेश्चन देखा था एक बार उन क्वेश्चन को देख लेना है और जो भी आपने हेडिंग याद किया था एक बार उन हेडिंग को याद कर लेना है। इस तरीके से आपको क्या करना है कि हेडिंग को और क्वेश्चन को सुबह में एक बार उठ कर देख लेना है एग्जाम से 2-3 घंटे पहले। उसके बाद जब आप एग्जाम में जाते हैं उसके बाद बता रहा हूँ उसके बाद क्या करना है। मान लीजिए आप एग्जाम में चले गए और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो दोस्तों जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस समय हमें बहुत डर लगता है। तो उस समय दोस्तों आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उस समय अपने दिमाग को शांत रखना है और दिमाग को शांत रखते हुए क्या करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है उस क्वेश्चन पेपर के अंदर देखना है कि कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको आता है। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसको ट्रिक कर लेना है और ट्रिक करने के बाद क्या करना है कि उन क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले लिखना है और जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं आता है उसको लास्ट में देखना है। तो जिन क्वेश्चन के आंसर आपको आता है सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ किस तरीके से लिखना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मान लीजिए कि आपका खंड अ, खंड ब, खंड स, आपका 3 खंड में क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए कि आपको खंड ब के अंदर के क्वेश्चन आ रहा है या फिर खंड स के क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर खंड अ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस समय दोस्तों आपको किस तरीके से लिखने हैं उसको समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों को लिखने का तरीका पता नहीं होता है और गलत तरीके से लिखते हैं, इसलिए उनका नंबर कटता है। तो आपको दोस्तों सही तरीके से लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको खंड स के अंदर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपका जो कॉपी होता है कॉपी से एक लाइन छोड़ करके आपको खंड संख्या लिखना है और खंड संख्या लिखने के बाद यहाँ से 4 लाइन छोड़ करके आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और प्रश्नोत्तर संख्या से एक लाइन छोड़ करके आपको उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आपको जो कॉपी मिलती है उस कॉपी के एक लाइन छोड़ करके, कॉपी से एक लाइन छोड़ करके आपको खंड संख्या लिखना है। खंड संख्या अ, खंड संख्या ब, खंड संख्या स, जिस भी खंड का आपको क्वेश्चन आता है उस खंड संख्या को यहाँ पे लिखना है एक लाइन छोड़ करके। और उसके बाद क्या करना है कि खंड संख्या से 4 लाइन छोड़ करके 1 2 3 4 खंड संख्या से 4 लाइन छोड़ करके आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, जो भी आपका क्वेश्चन आता है खंड स का उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। तो ये तरीका होता है लिखने का। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरीके से दोस्तों मान लीजिए कि आपको खंड स के क्वेश्चन आते हैं, खंड ब के क्वेश्चन आते हैं, खंड अ के क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उन क्वेश्चन को इस तरीके से सबसे पहले लिख लीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको 3-4 क्वेश्चन आते थे, आपने 3-4 क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में 12-13 क्वेश्चन करने थे, उसमें से आपने 4 क्वेश्चन कर दिए, अभी भी आपके 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। 10 क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ध्यान सुनिए। उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आपने 4 क्वेश्चन बना के लिख लिया, जैसे भी वो लिख लिया, आपको 4 क्वेश्चन के आंसर पता था, आपने 4 क्वेश्चन के आंसर लिख लिया, अभी भी आपको 10 क्वेश्चन करने हैं जिसके आंसर आपको नहीं पता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन के आंसर आपको बना के लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप उस क्वेश्चन का आंसर बना के कैसे लिखेंगे ध्यान समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों कि जिस भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आता उस क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको बनाने के लिए क्या करना है कि क्वेश्चन का खंडन करना है। और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद क्या करना है कि आपको जिस भी शब्द के बारे में जानकारी है उस शब्द को लेकर के विस्तारित करना है और उसी को लेकर के उसका आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन दिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन है कि वस्त्र विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों आपको वस्त्र विज्ञान के बारे में नहीं पता है और नहीं आपको वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक शब्द को लेकर के खंडन करेंगे और देखेंगे आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी होगा उसी के बारे में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपका पहला शब्द है वस्त्र, तो आप दोस्तों क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि वस्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं। वस्त्र के बारे में आप जरूर जानते हैं क्योंकि वस्त्र आप रोज पहनते हैं। वस्त्र के क्या फायदे हैं, वस्त्र के क्या हानि है, वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, वस्त्र के बारे में आपको जो भी जानकारी है वस्त्र के बारे में लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका अगला शब्द है विज्ञान। विज्ञान के बारे में क्या जानते हैं, विज्ञान क्या होता है या फिर वस्त्र विज्ञान क्या होता है, इन दोनों को मिला करके लिख दीजिए अगर आपको आता है तो। इस तरीके से दोस्तों को क्या करना है कि जिस शब्द के बारे में कोई जानकारी है उसी को लेकर के उसी को बना करके लिखना है, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं
नहीं आता है, मान लीजिए कि आपको 4 क्वेश्चन आता था, आपने 4 क्वेश्चन को पहले लिख दिया और 10 क्वेश्चन अभी भी बच रहे हैं, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों अगर आप 10 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आप दोस्तों फेल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको पास होना है, तो आपको पास होना है तो क्या करना होगा, आपको 10 क्वेश्चन को बना बना के लिखना होगा। अब बनाएंगे कैसे, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का खंडन करना है और एक एक शब्द को लेकर के लिखना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है कि लोधी वंश के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों अगर आपको लोधी वंश के बारे में पता है तो लिखेंगे, लोधी वंश के बारे में नहीं पता है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि पतन के बारे में लिखिए, यानी कि जो लोधी वंश है, लोधी वंश का पतन कैसे हुआ, लोधी वंश के पतन के प्रमुख कारण लिखना है। यहाँ पे प्रमुख कारण लिखना है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से लोधी वंश का पतन हुआ। अब दोस्तों आपको लोधी वंश के बारे में अगर पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों मान लेंगे कि लोधी वंश क्या है, लोधी वंश एक राजा है। और मानना क्या है दोस्तों, लोधी वंश एक राजा था, ये तो सभी जानते हैं। तो लोधी वंश एक राजा है, तो अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको एक कहानी की तरह लेंगे। कहानी क्या होता है, तो कहानी की तरह लेंगे कि लोधी वंश क्या था, लोधी वंश एक राजा था। और राजा का पतन कैसे होता है, तो राजा का पतन तभी होता है जब उसके पास सेना कमजोर होगी, जब उसके पास धन दौलत की कमी होगी, जब उसके जो शत्रु है उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, युद्ध में पराजित होगा, तभी उसका पतन होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको एक कहानी के रूप में ले लेंगे कि लोधी वंश एक राजा था और उसका पतन कैसे हुआ। तो इस तरीके से आप जो है कि इसके आंसर बना बना के लिख देंगे। उसी तरीके से दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन से क्या समझते हैं, इस प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों अगर आपको संसदात्मक शासन के बारे में पता होगा तो लिखेंगे, लेकिन अगर आपको संसदात्मक शासन के बारे में नहीं पता है तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का खंडन करेंगे। और इस क्वेश्चन का खंडन कैसे करेंगे, तो एक एक शब्द को लेकर के चेक करेंगे और जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी होगा उसी शब्द के बारे में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला शब्द है संसदात्मक। अब दोस्तों अगर आपको संसदात्मक शब्द के बारे में पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा शब्द है शासन। अब दोस्तों शासन से क्या समझते हैं, तो शासन का मतलब होता है सरकार। अब सरकार से क्या समझते हैं, सरकार क्या होता है, सरकार कैसे होता है, सरकार का चुनाव कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप विचार करेंगे और आपको जो भी जानकारी होगा इसको बना बना के लिखेंगे। और फिर यहाँ पे दोस्तों इसका गुण दोष दिया हुआ है, यानी कि गुण क्या है, दोष क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ लेंगे कि शासन यानी सरकार है, और यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि आपकी जो सरकार है उसके क्या गुण है, क्या दोष है, उसी के ऊपर बना करके आप लिख देंगे संसदात्मक शासन के क्या गुण दोष है, इसको बना करके लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों आपको अगर मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों शिक्षा के बारे में लिखेंगे, क्योंकि आपको शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या होता है, शिक्षा के लाभ क्या है, शिक्षा की हानि क्या है, शिक्षा में कमी क्या है। तो शिक्षा को लेकर क्या करेंगे, शिक्षा को लेकर के शिक्षा के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषता बताइए। तो दोस्तों अगर आपको देवनागरी लिपि के बारे में पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो लिपि के बारे में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों परिभाषित करना है, यानी कि देवनागरी लिपि को परिभाषित करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आपको देवनागरी लिपि के बारे में पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो आपको जो भी शब्द पता है उसके बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा में आपको जिस भी क्वेश्चन के बारे में, जिस भी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आता है, उस क्वेश्चन के आंसर आपको बना बना के लिखना है, लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस तरीके से दोस्तों परीक्षा में आपको जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले करना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है सबसे लास्ट में करना है। और दोस्तों परीक्षा में कोई भी काट पीट नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। और अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो वहाँ पे दोस्तों व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, और ना ही वहाँ पे हाईलाइटर का प्रयोग करना है। दोस्तों अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों परीक्षा में पासिंग नंबर लेके आएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।